हेलो कॉम्रेड फैमिली। सो हियर आई एम फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज में हमारा टॉपिक था फर्स्ट इन्वायरमेंट एंड ओवर। सो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है देन उसमें हमने देखा था इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी बेसिक टॉपिक्स थे उनको पढ़ा था एंड देन आज की वीडियो में हम फर्दर टॉपिक करेंगे इन्वायरमेंट के ही। सो पहले प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है, देन हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोसिस्टम एज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, कंपोनेंट, लेबल्स एंड साइकिल्स। सो ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इकोसिस्टम से। सो देखो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बेसिक देखा था कि इन्वायरमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट क्या होते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में देखेंगे इकोसिस्टम से रिलेटेड सारी चीजें। इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, all types of plant and animals that survive in the global environment system constitute biosphere। यहाँ पर बोला है कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स सरवाइव करते हैं पूरे ग्लोबल इन्वायरमेंट में, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट में जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, बायोस्फीयर के अंदर, ठीक है। इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू बायोम्स बिकॉज द अर्थ हैज डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स एंड देयरफॉर स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ। एग्जाम्पल टेम्परेट फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एक्सेट्रा आर नोटिस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पर देखो बायोस्फीयर बोला कि जितने भी आपके एनिमल्स एंड प्लांट्स आ रहे हैं वो बायोस्फीयर के अंदर आ रहे हैं, बट अब ये सब डिवाइड है। बायोस्फीयर को भी उसमें भी आगे क्लासिफिकेशन कर दिया है, किस तरीके से, उसमें कर दिया है बायोम्स। अब बायोम्स क्या होते हैं, जो अर्थ पर अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, अलग अलग जोन होते हैं, क्लाइमेटिक जोन। सो उसके हिसाब से यहाँ पर डिवाइड कर दिए बायोम्स। जैसे कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में रहना होता है, कुछ एनिमल ऐसे रहते हैं जिनको बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में रहना होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर फॉरेस्ट के हिसाब से या उनका जो हैबिटेट है, उनकी जो कॉम्बिनेशन है वेजिटेशन का, उसके हिसाब से वहां पर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एंड बायोम्स आर एट द मेसो लेवल, विद इन द बायोम्स आर डिफरेंट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है, एक्सेट्रा। सो यहाँ पे क्या बोला है, बायोम्स जो है वो एक मेसो लेवल है जिसमें बायोम्स के अंदर अलग अलग इकोसिस्टम आते हैं। अब वो कौन कौन से इकोसिस्टम हो सकते हैं, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, पॉन्ड में जितने भी एनिमल रहते हैं, या फिर डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, डेजर्ट में जितने एनिमल रहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको गिवन है इन्वायरमेंट, जो टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, इन्वायरमेंट क्या होता है। अब इन्वायरमेंट के अंडर बायोस्फीयर आता है, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या है, सारी सराउंडिंग आसपास की, ठीक है, पूरी सराउंडिंग हो गई। अब उसमें हमने क्लासिफाई कर दिया प्लांट्स एंड एनिमल्स को, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे कहाँ आएंगे, बायोस्फीयर में। अब वो प्लांट्स एंड एनिमल्स को बायोम में डिस्ट्रीब्यूट किया कि भाई ये वाले एनिमल इस टेम्परेचर में रहते हैं, ये वाले एनिमल इस टेम्परेचर में रहते हैं, ठीक है। एंड देन उनका फिर अलग अलग उसी हिसाब से इकोसिस्टम होता है, वो बायोम के अंदर आ जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पर आपको इकोसिस्टम गिवन है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, यहाँ पे आपको बताया कि इन्वायरमेंट का एज अ पार्ट इकोसिस्टम को किस तरीके से देखते हैं। अब इकोसिस्टम है क्या वो पढ़ते हैं। एनी यूनिट दैट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद द फिजिकल एनवायरनमेंट सो दैट फ्लो ऑफ एनर्जी लीड्स टू क्लियरली डिफाइंड ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, बायोटिक डाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइकिल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स विद इन द सिस्टम इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसको कहते हैं, कोई भी यूनिट जो ऑर्गेनिज्म में आती हो, ठीक है, ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द गिवन एरिया। अब एरिया यहाँ पर बता दिया आपको कि भाई ये वाला अगर बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन है उसमें ये आते हैं, या फिर अगर बहुत ज्यादा हॉट रीजन है उसमें ये आते हैं, ठीक है। तो वो वहां के जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है उससे इंटरेक्ट करते हैं, वहां पर फ्लो होता है एनर्जी का, किस तरीके से होता है वो भी अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। एंड उसमें उसी हिसाब से उनका ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, बायोटिक डाइवर्सिटी और मटेरियल साइकिल गिवन होता है, ठीक है। जैसे कैमल हो गया, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कैमल, ठीक है। तो कैमल आपने ज्यादातर कहाँ देखा होगा, जो डेजर्ट एरिया होता है, ठीक है।
एंड अगर हम पेंगुइन का एग्जांपल लें तो पेंगुइन कहाँ रहते हैं, जहां पर कोल्ड एरिया होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बर्फ होती है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्लासिफाई किया जाता है। एंड अब जो कैमल है, तो कैमल की सारी चीजें डेजर्ट से रिलेटेड होंगी, वो डेजर्ट इन्वायरमेंट जो है वहां से अपनी सारी चीजें लेगा, ठीक है, एंड जो एनर्जी वो ट्रांसफर करेगा वो वहां करेगा। तो इस तरीके से जो पूरा एक्सचेंज होता है, पूरा प्रोसेस होता है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। Based on this consideration, ecosystem are divided into four major categories. इस कंसिडरेशन के बेस पर यहाँ पर 4 तरीके से आपको जो कैटेगरीज है वो डिवाइड की गई है। फर्स्ट आपकी है टेरेस्ट्रियल और लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। मतलब जो इकोसिस्टम डिवाइड किए गए हैं वो किस हिसाब से डिवाइड किए गए? फर्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल, या फिर हम कह सकते हैं लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स जो लैंड पर होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, उनके इकोसिस्टम को। And then second one is aquatic ecosystem, in essence ecosystem in water. एक्वेटिक हमारा किससे रिलेटेड होता है? वाटर से, ठीक है। जो भी इकोसिस्टम वाटर में होगा, प्लांट्स का, एनिमल्स का, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम। Each ecosystem has definite organization comprising structural and functional component. अब एक इकोसिस्टम जो है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक आपका स्ट्रक्चरल, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, दूसरा फंक्शनल, क्या काम रहेगा, क्या फंक्शंस रहेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इंक्लूड एबॉयटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। अब स्ट्रक्चरल में क्या आ जाता है कि भाई ये वाला एबॉयटिक है, ये बायोटिक है। एंड फंक्शनल कंपोनेंट में क्या आता है? फंक्शनल कंपोनेंट इज द वॉल्यूम एंड रेट एट विच मटेरियल सर्कुलेट एंड एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। फंक्शनल कंपोनेंट क्या करते हैं कि भाई किस रेट पर जो एनर्जी है, जो मटेरियल है, वो सर्कुलेट होगा एंड कैसे एनर्जी फ्लो होगी इकोसिस्टम में, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपको गिवन है। आई होप इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा क्या होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। अभी हमने देखा बायोटिक एंड एबॉयटिक। सो बायोटिक कंपोनेंट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबॉयटिक इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अकॉर्डिंग टू वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर क्लासिफाइड। अब अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया कि भाई कौन से कंपोनेंट किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उस तरीके से उनको उस कैटेगरी में रखा जाएगा। सो फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर, ठीक है, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। एंड सेकेंड वन इज कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हैं। एंड थर्ड वन इज डिकम्पोजर, जो डिकम्पोज होते हैं। सो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। सो फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर नाम से समझ आ रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो बहुत छोटे क्लास से, अगर आपने 10th तक तो साइंस पढ़ी ही होती है सबने, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर आपको पता होगा, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना जो है वो किस तरीके से बनाते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनको किस चीज की जरूरत होती है अपने खाना बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड की, सनलाइट की, क्लोरोफिल की, ठीक है। तो सनलाइट यानी कि सोलर एनर्जी जो है, ठीक है, वो सन जो होता है उससे सनलाइट लेते हैं एंड देन उसको अपनी फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। एंड एज दे आर सेल्फ नरिशिंग दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब खुद से बनाते हैं, ठीक है। दे आर सेल्फ नरिशिंग, खुद से बना रहे हैं, तो इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। सो प्रोड्यूसर्स में हमारे क्या आ जाएंगे? ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई हम भी तो अपना खाना खुद से बनाते हैं। नहीं, आप अपना खाना खुद से बनाते हो, बट आप तभी तो बनाओगे जब आपके पास इनपुट होगा, ठीक है। आपके पास सब्जी होगी, आपके पास रोटी होगी, आपके पास आटा होगा, चावल होगा, ठीक है, तभी तो आप उसको बनाते हो। तो ये क्या है कि आप उन चीजों के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है। सो सेकेंड वन इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन से होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉफिक कौन से होते हैं? दैट कंज्यूम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द फूड एनर्जी फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। कंज्यूमर्स उनको बोलते हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं एंड ग्रीन प्लांट से अपनी एनर्जी, अपना फूड लेते हैं। जैसे अब ग्रीन प्लांट जो है, सब्जी लेने जाते हो, ठीक है, वो ग्रीन प्लांट हो गए, ठीक। अब आप वो लेकर आए हो, उसके बाद आपने अपना खाना बनाया, उसके बाद खाया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो,
ठीक है। तो वो चीजें जो कंज्यूम करती हैं उनको हम कंज्यूमर बोलते हैं। इसमें आपका डिवीजन है, फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। किस तरीके से डिवीजन है? हार्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? हार्बीवोर। इन एसेंस दे आर डिपेंडेंट ऑन द ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। हार्बीवोर उनको बोलेंगे जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। अब जैसे कौन कौन? डियर हो गई, गोट हो गई, रैबिट, ये सारे एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड है। या फिर इसमें हम कह सकते हैं जो वेजिटेरियन लोग आते हैं, ठीक है, जो सिर्फ वेज खाते हैं, तो वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक। तो यहाँ पर वो सारे हमारे प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हार्बीवोर्स हो जाएंगे। एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक फॉक्स, कैट, स्नेक एक्सेट्रा हु कंज्यूम प्राइमरी कंज्यूमर। अब यहाँ पर क्या बोला कि सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, जैसे फॉक्स हो गई। ठीक है। फॉक्स क्या करती है? दूसरे एनिमल को, जैसे डियर है, डियर ने क्या किया? ग्रीन प्लांट्स खाए एंड फॉक्स ने डियर को खा लिया। ठीक है। कैट हो गई, स्नेक हो गया, ये सारे क्या करते हैं? ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। ठीक है। एंड देन थर्ड वन इज टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? टॉप कार्निवोर विच प्रे अदर कार्निवोर एंड हार्बीवोर, एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर, हॉक, वल्चर एक्सेट्रा। अब टर्शियरी कंज्यूमर वो होते हैं जिनको हम कार्निवोर बोलते हैं। ठीक है। कार्निवोर वो होते हैं जो अपना शिकार क्या करते हैं? जो हार्बीवोर होते हैं उनका करते हैं। ठीक है। जैसे लॉइन हो गया, तो लॉइन को डियर मिल जाए, गोट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो खा लेगा। ठीक है। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनके ऊपर डिपेंड है। एंड देन थर्ड वन इज डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एंड सम बैक्टीरिया विच आर इनकेपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर फूड एंड लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल पार्ट्स। सो यहाँ पर क्या बोला है कि डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखते भी नहीं है। ठीक है। फंगी, बैक्टीरिया, तो ये क्या करते हैं? ये अपना खाना ना तो खुद बना सकते हैं। ठीक है। तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड होते हैं? जो डेथ और डिकेइंग मैटर होता है, जो बिल्कुल मतलब मरी हुई कोई चीज हो गई या फिर वो बिल्कुल उसका चूरा बन गया, इस तरीके से जो चीजें होती है उसको ये कंज्यूम करते हैं एज अ फूड। ठीक है। तो डीकम्पोजर समझ में आ गया क्या होते हैं? आई होप तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? वेराइटी ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम इज डिनोटेड बाय द टर्म बायोडाइवर्सिटी। देखो अभी हमने बात की कि जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनका इकोसिस्टम होता है एंड प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। तो जो इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की अलग अलग वैरायटी है, जिस तरीके से अभी हमने देखा, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम देखेंगे एबॉयटिक कंपोनेंट। एबॉयटिक कंपोनेंट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू सस्टेन लाइफ ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। दिस कंपोनेंट इंक्लूड। अब यहाँ बोला है कि जो अभी हमने देखा था एबॉयटिक एंड बायोटिक, तो एबॉयटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं लाइफ ऑफ बायोटिक कंपोनेंट को। ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स की जो लाइफ होती है, अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं? फर्स्ट है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे वाटर हो गया, गैसियस एलिमेंट हो गया, मिनरल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो होते हैं उनको इन सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे वाटर, गैस, मिनरल्स। एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस derived फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल एज फ्रॉम देयर एक्सक्रीट। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाते हैं जो डेथ प्लांट होते हैं। ठीक है। डेड प्लांट एंड एनिमल, जिनका मतलब उनका एक्सक्रीट भी एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। एंड देन थर्ड इज क्लाइमेटिक एलिमेंट लाइक टेम्परेचर, लाइट, विंड, रेन, मॉइस्चर। सो ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं जिसमें लाइफ को सस्टेन करने में ये चीजों की जरूरत होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे पिक्चर, तो इसमें एबॉयटिक कंपोनेंट आपको गिवन है लाइट, वाटर, एयर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रॉक, सॉइल, मिनरल, टोपोग्राफी। ये ऑटोट्रॉप्स को भी जरूरत होती है जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। एंड कंज्यूमर, अब चाहे वो कोई सा भी हो, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, उनको जरूरत होती है एंड डीकम्पोजर्स को भी। ठीक है। सो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से गिवन है कि बायोडाइवर्सिटी में जो भी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर होते हैं उनको ये सारी चीजों की जरूरत होती है। ठीक। आई होप बायोडाइवर्सिटी समझ में आ गया होगा। देन हम देखेंगे फंक्शनिंग एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द इकोसिस्टम। क्या लेवल होते हैं इकोसिस्टम के एंड किस तरीके से फंक्शन करते हैं।
all system required input to make them work and they all produce output। अब देखो जितने भी सिस्टम हैं उन सबको पहले इनपुट चाहिए अपना काम करने के लिए, उसके बाद ही वो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे अगर हम प्लांट्स का लें यहाँ पर, ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, बट बनाएंगे कब, जब उनको सनलाइट मिलेगी, ठीक है, एंड जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक। तो ये चीज क्या है, ये इनपुट हो गई कि इनपुट उनको चाहिए है तभी वो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आउटपुट क्या हो गया कि उनका खाना, ठीक, जिससे उनको एनर्जी मिलती है। एंड सेकेंड थिंग इज नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ द इन्वायरमेंट रिसीव एनर्जी फ्रॉम सन। अब जो नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल हम प्लांट्स को बोल सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम के अंडर आते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो होते हैं वो अपनी एनर्जी सन से लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो और कहीं से नहीं लेंगे, बाकी सारी चीजें तो उनको कंज्यूम करेंगी। तो सनलाइट जो है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एनर्जी देता है प्लांट्स को। द ऑटोट्रॉप्स or plants utilize solar energy and produce food energy in the process of photosynthesis। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, इसी में सेम है कि ऑटोट्रॉप यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी यूज करते हैं, सोलर मींस सनलाइट यूज करते हैं, एंड देन उससे अपना फूड बनाते हैं, फिर उस फूड से उनको एनर्जी मिलती है। इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। दिस फूड एनर्जी इज देन पास्ड ऑन टू द अदर ऑर्गेनिज्म इन एसेंस कंज्यूमर ऑफ द इकोसिस्टम। यहाँ क्या बोला है कि फूड एनर्जी जो है वो पास होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। आपने देखा होगा, एक लाइन पढ़ी होगी साइंस में, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, सिर्फ ट्रांसफर होती है एक से दूसरे में, ना ही क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। ट्रांसफर होती रहती है, पास होती रहती है। अब वो किस तरीके से होती है वो हम देखेंगे। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देखते हैं सनलाइट का, ठीक है। सन से सोलर एनर्जी मिली। अब वो सोलर एनर्जी किसको मिली, प्लांट्स को मिली, ठीक है, पास हो रही है। अब ये फूड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इस सोलर एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, इससे प्लांट्स को एनर्जी मिली। एंड देन अब वो प्लांट्स जो खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, मान लो ये जो प्लांट था इसने अपना खाना बनाया एंड इसको इससे एनर्जी मिली। अब इन प्लांट्स को डियर ने खा लिया, ठीक। डियर किस में आ जाएगा, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। अब डियर ने इसको खा लिया एंड देन उसको फिर से फूड एनर्जी मिल गई, क्योंकि भाई जो भी चीजें हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनको खाना चाहिए होता है, किस लिए, एनर्जी के लिए, ताकि वो वॉक कर सके, ताकि वो अपना काम कर सके, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर में अगर हम डियर को मानते हैं तो वो प्लांट खा लेगा, यानी कि वो किसके ऊपर डिपेंड है, ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंड है, उससे उसको फूड एनर्जी मिल गई। अब अगर हम ये माने कि प्लांट जो है वो अपनी फूड एनर्जी बनाता है 100%, तो इस 100% की जो एनर्जी ट्रांसफर होगी डियर में, वो कितनी ट्रांसफर होगी, ओनली 10%, ठीक है। सारी की सारी एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि एनर्जी जो है प्लांट्स ने जो भी ली बनाई, ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजों में यूज होती है। बहुत ज्यादा हीट जो होती है, बॉडी हीट होती है, तो वो बॉडी हीट के थ्रू एनर्जी पास हो जाती है, स्वेट पसीना आता है, ठीक है। तो इन चीजों में जो है एनर्जी वो यूज होती है। तो अगर ट्रांसफर करती है एक लेवल से दूसरे लेवल, तो उसका सिर्फ हम कह सकते हैं कि 10% ही ट्रांसफर होता है, ठीक। जैसे प्लांट्स में अगर मान लो कि 100% एनर्जी थी, अब अगर किसी प्राइमरी कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम किया, ठीक है, डियर ने उसको खा लिया, तो वो उसकी जो 100% एनर्जी थी उसका 10% एनर्जी जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में। अब ये फूड एनर्जी इसको मिल गई, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, जो डियर हो गई, रैबिट हो गई, ठीक है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक। सेकेंडरी कंज्यूमर, अब हमने सेकेंडरी कंज्यूमर का ले लिया कि इसमें जो इनको फूड एनर्जी चाहिए थी वो प्राइमरी कंज्यूमर से मिली। इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल पर होगा, अब ये खुद से भी कुछ बनाएगा, ठीक है। जो एनर्जी होगी या जो इसके पास टोटल एनर्जी होगी वो इसकी कुछ हीट में भी जाएगी एंड कुछ वैसे इसको काम में, चलने फिरने में, जो भी फंक्शन होते हैं उसमें एनर्जी जाती है। तो इससे जब सेकेंडरी में ट्रांसफर होगी तो इसका 10% होगा, ठीक है। एंड देन टर्शियरी में होगी तो इसका 10% होगा। इस तरीके से जो एनर्जी है वो पास होती रहती है, ना ही क्रिएट होती है एंड ना ही डिस्ट्रॉय होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, the transfer of food energy from the source in plant through a series of organisms with repeated eating and being eating is referred to as food chain।
सिंपल सा मीनिंग है फूड चेन का, नाम से समझ में आ रहा होगा कि भाई एक चीज को जब दूसरी चीज खा रही है उसको तीसरी चीज खा रही है, तो इस तरीके से वो पूरी फूड चेन बन जाती है। फूड एनर्जी का ट्रांसफर होना, ठीक है। अब जैसे मान लो प्राइमरी कंज्यूमर का सोर्स क्या था फूड का, ग्रीन प्लांट्स, सेकेंडरी कंज्यूमर का फूड सोर्स है प्राइमरी कंज्यूमर्स। इस तरीके से पूरी फूड चेन बनती हुई चली जाती है। कैसे बनेगी वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा ग्रास क्या है, ऑटोट्रॉप है, ठीक है। अब इसको स्लग ने खा लिया, फिर उसको डक ने खा लिया, उसको हॉक ने खा लिया, ठीक है। सीड बीज हो गए, माउस ने खा लिए, उसको स्नेक ने खा लिया, उसको फॉक्स ने खा लिया। तो इस तरीके से मतलब कि फॉक्स का जो फूड है वो क्या है, स्नेक है, स्नेक का फूड माउस, माउस का फूड सीड। तो इस तरीके से फूड चेन बनती हुई चली जाती है। ग्रीन प्लांट्स ग्रास हॉपर खा लेगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग को स्नेक खा लेगा, फ्रॉग स्नेक को। तो इस तरीके से फूड चेन बनेगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। ग्रीन प्लांट्स ग्रास हॉपर खाए, रेबिट खाए, माउस, ये क्या हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, जो किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, जो ऑटोट्रॉप्स हैं। एंड देन फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर जो है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से हो जाएंगे, लिजर्ड, स्नेक, एंड देन टर्शियरी कंज्यूमर हॉक, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी फूड चेन बनेगी। एज एनर्जी इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट, ओनली अ स्मॉल शेयर ऑफ इट रिटेन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोला कि जो एनर्जी पास हो रही है एक लेवल से दूसरे लेवल तक, ठीक है, तो सिर्फ उसका कुछ स्मॉल शेयर ही बचा होता है बॉडी में, जो दूसरे इंसान के पास या दूसरे लेवल के पास जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम माने कि ग्रास हॉपर है, उसने ग्रीन प्लांट्स खा लिए, तो देखा होगा ग्रास हॉपर आपने कैसे कूदता फिरता है ना, तो जो वो कूद रहा है, जो अपने लाइफ के फंक्शन कर रहा है, उसमें उसकी एनर्जी यूज हो रही है। अगर इसको लिजर्ड खाती है तो ये नहीं है कि उसकी सारी की सारी एनर्जी उसमें चली जाएगी, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि सिर्फ उसकी कुछ पार्ट जो है, स्मॉल शेयर जो है, वो जाता है उसमें। Most energy is converted into heat and given back to the atmosphere. ज्यादातर एनर्जी क्या होती है, या तो हीट में कन्वर्ट हो जाती है या फिर वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा फूड चेन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड आर रिकॉग्नाइज्ड। 3 टाइप्स के यहाँ पर आपको पिरामिड दिए हुए, किस तरीके से बनते हैं। फर्स्ट पिरामिड है पिरामिड ऑफ नंबर्स। Producer are highest in numbers and number of decrease with each successive level. आप देखो कैसे लेवल था, पहले प्रोड्यूसर था, ठीक है, उसके बाद हमारा कंज्यूमर था, कंज्यूमर भी हमारा कई लेवल में आ जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड देन कंज्यूमर के बाद डीकम्पोजर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जैसे जैसे लेवल जो है वो आगे बढ़ता जाता है, उस तरीके से वो डिक्रीज होता जाता है उनका नंबर। जैसे अगर मान लो यहाँ पर 10 प्लांट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट क्या है इनकी, 10 है प्रोड्यूसर की। अब अगर मान लो एक डियर आ गई, ठीक है, उसने 10 के 10 प्लांट्स खा लिए, तो क्या होगा यहाँ पर, ये तो सिर्फ एक यूनिट है और ये 10 यूनिट थे, तो प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे कंज्यूमर से, ठीक है। एंड उसके बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो होंगे उनसे प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहता है वैसे वैसे उनका नंबर डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। इसका पिरामिड किस तरीके से बनेगा वो हम बना के देख लेते हैं। देखो पिरामिड किस तरीके से बनता है, आपका इस तरीके से ये पिरामिड आएगा, ठीक है, ये हो गया पिरामिड। एंड इसमें क्या होगा, पहला लेवल जो होगा वो होगा प्रोड्यूसर्स का, ठीक। प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा हाई है। एंड देन जैसे ही उसको प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है, प्राइमरी कंज्यूमर्स वो उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है, तब उसका यहाँ पर आप देखोगे कि नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया। एंड देन उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे तो वो डिक्रीज हो गया, ठीक। इस तरीके से पिरामिड चलता है कि आपका जैसे जैसे वहां पर लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर कम होते जाएंगे। अब समझ में आ गया। देन सेकेंड पॉइंट है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का पिरामिड क्या है, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड इकोसिस्टम, पिरामिड इज अपराइट बट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इट इज इन्वर्टेड। यहाँ बोला है कि आपका जो लैंड इकोसिस्टम होता है यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है उसमें आपका पिरामिड हाई जाता है, अपवर्ड जाता है, एंड एक्वेटिक में आपका इन्वर्टेड रहता है।
थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का पिरामिड किस तरीके से रहता है। ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल देन एट प्राइमरी कंज्यूमर लेवल एंड द एनर्जी इन द प्राइमरी लेवल इज मोर देन द सेकेंडरी लेवल, दस द जनरल पैटर्न ऑफ पिरामिड रिमेन अपराइट इन ऑल इकोसिस्टम। अब सारे ही इकोसिस्टम में अपराइट जाएगा। अपराइट इस तरीके से जैसे हमने ये वाला पिरामिड बनाया, सेम इसी तरीके से एनर्जी का बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखी कि अगर प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स जो हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स का मतलब जो प्लांट्स हैं, अगर वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, उनके पास एनर्जी 100% है, ठीक है। तो अब अगर कंज्यूमर इसको खाएगा तो ये एनर्जी क्या होगी, 10 हो जाएगी, ठीक है, 10% जाएगी। तो जिस तरीके से ये बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, वैसे वैसे एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है। यहाँ क्या बोला कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूसर लेवल में वो ज्यादा है प्राइमरी लेवल से, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर से ज्यादा प्रोड्यूसर में है, फिर सेकेंडरी से प्राइमरी में ज्यादा है, फिर टर्शियरी से सेकेंडरी में ज्यादा है। इस तरीके से इसका पिरामिड बन जाएगा। एनर्जी का किस तरीके से बनेगा देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर देखो एनर्जी का बना लेते हैं, ठीक है। एनर्जी में भी इसी तरीके से बोला है कि एनर्जी में सबसे पहले प्रोड्यूसर्स रहेंगे, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद से बनाते हैं उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। जब प्राइमरी कंज्यूमर उसको खाएंगे, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर उसको खाएंगे तो प्राइमरी में सिर्फ 10% ट्रांसफर होगी, ठीक है। इसमें 100 थी तो इसमें 10 ही जाएगी इसकी। एंड देन सेकेंडरी में, ठीक है, सेकेंडरी में फिर प्राइमरी से भी कम होगी, एंड देन प्राइमरी में सेकेंडरी से ज्यादा है। फिर उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर आ जाएंगे। अब टर्शियरी कंज्यूमर में जो है वो आप देख रहे हो कि सेकेंडरी से भी कम होगा, ठीक है। जिस तरीके से ये चीज जो है आपकी कम होती जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे एनर्जी का लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। सो इस तरीके से आपके पिरामिड्स बन जाएंगे। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे कुछ साइकिल्स, जैसे कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। एंड वाटर साइकिल जो है वो आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा एंड बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि वाटर साइकिल किस तरीके से चलता है। बारिश होती है, पानी नीचे आ गया, ठीक है, या फिर आपने जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, सनलाइट में अगर आप सुखाओगे तो उसमें क्लियरली आप उसको एवापोरेट होते हुए देख सकते हो। उसका पानी जो है वो सन की लाइट से एवापोरेट होके वापस से जाता है ऊपर, फिर वो बारिश की फॉर्म में नीचे आता है, ओशियंस में आता है, फिर ओशियंस में से एवापोरेट होके ऊपर जाता है। इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। एंड अगर हम कार्बन साइकिल की बात करें, सो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एटमॉस्फेयर में, अभी हमने बात की थी कि एटमॉस्फेयर जो है हमारा, एटमॉस्फेयर में हमारी कई तरीके की गैसेस प्रेजेंट होती है। एटमॉस्फेयर किससे रिलेटेड होता है? गैसेस से, ठीक है। तो गैसेस इसमें हमारी सबसे मेन जो होती है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, अब उससे क्या होता है? फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें इधर, तो यहाँ पर अभी हमने देखा प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मींस कि वो सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वो कहाँ जा रही है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जा रही है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस से ग्रीन प्लांट्स को मिला, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स ने अपना फूड बनाया। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ग्रीन प्लांट्स में आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब वो ग्रीन प्लांट से क्या हुआ? कार्बन कंपाउंड जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर के उसमें चली गई, या फिर किसी, मान लो ग्रीन प्लांट्स जो है वो एक टाइम के बाद जाके सूख गए, ठीक है, तो वो डिकेइंग मैटर बन गए, ठीक। एंड अगर उन ग्रीन प्लांट्स को कोई एनिमल खा लेता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो वो डिकेइंग मैटर बन जाएगा या फिर उसको कोई एनिमल खा लेगा। अगर उसको कोई एनिमल खाता है तो वो फोटोसिंथेसिस से ग्रीन प्लांट्स में आई, ग्रीन प्लांट से एनिमल में चली जाएगी, ठीक है। अब जो हमारा कार्बन था वो किस में गया? एनिमल में। अब एनिमल से क्या होगा? एनिमल अगर डिकम्पोज होते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो फिर से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एंड जो डिकेइंग मैटर है तो वो तो डायरेक्टली जा ही रहा है फिर से एटमॉस्फेयर में। अब दूसरी चीज की, अगर डिकेइंग मैटर है उससे फॉसिल बनाए जाते हैं, ठीक है, फॉसिलाइजेशन किया जाता है, तो कार्बन का फॉसिल फ्यूल बन जाएगा और वो बर्न होगा। जैसे फॉसिल फ्यूल में हमारा आ जाता है कि आपके जो फॉसिल फ्यूल है उनको जब जलाया जाता है तो फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के क्या करती है? एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरीके से पूरा कार्बन साइकिल चलता रहता है दोबारा से, ठीक है।
फर्स्ट फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्रीन प्लांट्स में आया, एनिमल्स, फिर रेस्पायरेशन होके फिर से एटमॉस्फेयर में। अब फिर से प्लांट्स क्या करेंगे, फिर से अपना फूड बनाएंगे, फिर से वो सारी चीजें इसी तरीके से सर्कुलेट होती रहती हैं। ये हो गया हमारा कार्बन साइकिल। देन सेकंड है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से चलता है, फर्स्ट है आपकी नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है उससे क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्शन हुआ, प्लांट्स में आई, प्लांट्स को अगर एनिमल्स ने खाया तो वो एनिमल्स में चली गई, एनिमल्स अगर डिकम्पोज होते हैं फिर वो किस में जाएगा, अमोनिया, या फिर प्लांट्स को अगर एनिमल्स नहीं खाते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो उसका अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया से नाइट्रेट, एंड नाइट्रेट फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल चलता है। आई होप दोनों साइकिल अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं, किस तरीके से चलते हैं पूरे, ठीक है। सो इसमें हमने देखा एनवायरमेंट के ही बारे में, एनवायरमेंट के कुछ फर्दर टॉपिक्स, एंड सबसे पहले हमने देखा कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। इकोसिस्टम एज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। देन इकोसिस्टम क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके, एंड जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी के बाद फंक्शनिंग एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बनाने के लिए क्या लेवल होते हैं या फिर क्या फंक्शंस होते हैं। एंड नेक्स्ट फूड चेन क्या होती है, एंड 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड आपके रहते हैं, और कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। सो आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो देन आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसी के कुछ फर्दर टॉपिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।